वेलकम एवरीवन, मीना कुमारी के रोल लैंग्वेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी जानते हैं आज है सावन की शुरुआत का पहला सोमवार, तो सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को हर हर महादेव। तो आज हम यहाँ दो पॉइंट पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं दोनों, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहला है हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे। तो क्या ये होता है, क्यों मनाया जाता है, क्या सीक्रेट्स हैं इसके पीछे। और दूसरा है हमारा आज से सावन की शुरुआत। तो सावन का ये महीना भगवान शिव को क्यों सबसे ज़्यादा प्रिय है और क्यों सावन के महीने में ही रुद्राभिषेक किया जाता है भगवान शिव का। तो दोनों ही टॉपिक पर हम बहुत ही कुछ सीक्रेट्स पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज है हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे, जो कि 22 जुलाई को मनाया जाता है। और ये भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अडॉप्ट किया था हमने आज के दिन, और इसलिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। और आज ही के दिन जितनी भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट जितनी भी संस्थाएं होती हैं, वो सभी छोटे छोटे इवेंट्स के माध्यम से, छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से इस दिन को मनाते हैं। बच्चों के साथ में भी मनाते हैं, और जितने भी पॉलिटिकल्स संस्थाएं होती हैं वो भी इस दिन को आज सेलिब्रेट करती हैं 22 जुलाई को। इसके बाद जो हमारा तिरंगा झंडा होता है, यहाँ पर हम जानेंगे कि उसकी वैल्यू क्या है। बहुत से नॉर्मली लोग बोल देते हैं कि जो हमारा तिरंगा झंडा है वो 3 रंग से बना है और सिंपली एक तिरंगा है, हमारे भारत का ये एक फ्लैग है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, बहुत सारे सीक्रेट्स इसके पीछे हैं। हर एक, चाहे वो कलर की बात हम करें, चाहे चक्र की बात हम करें, चाहे हम कपड़े की बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं इसके पीछे, जिसको आज हम जानेंगे। तो भारतीय तिरंगा जो भारत को गणतंत्र देश के रूप में प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं उन सब कंट्रीज़ का एक फ्लैग होता है। आप कहीं इंटरनेशनली किसी इवेंट में जा रहे हो, अलग अलग कॉलम बने हैं कि इधर यूएसए के लोग खड़े हैं, इधर पाकिस्तान के लोग खड़े हैं, इधर इंडिया के लोग खड़े हैं, इधर ब्राज़ील के लोग खड़े हैं। तो उन कॉलम्स के आगे एक फ्लैग लगा दिया गया है कि यस, इस इंडिया के लोगों के आगे हमारा तिरंगा लगा दिया जाता है, और यूएसए के लोगों के आगे उनका यूएसए का फ्लैग लगा दिया जाता है। इट मीन्स कि जो फ्लैग है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उन लोगों को कि इस फ्लैग के पीछे इस कंट्री के लोग खड़े हैं। उसी तरीके से जब हम कोई ऑनलाइन काम भी करते हैं या न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ आ रही है, सपोज करिए, और वहाँ पर एक फ्लैग छपा हुआ है, सपोज करिए यूएसए का फ्लैग है या किसी भी कंट्री का फ्लैग है, और उसके बारे में न्यूज़ लिखी हुई है, लेकिन वहाँ कंट्री का नाम नहीं दिया गया है, बोला है कि इस कंट्रीज़ के लोग, इस कंट्रीज़ के लोग, इस तरीके से। लेकिन अगर वो फ्लैग वहाँ दिया है तो हम समझ जाते हैं कि ये जो बातें हो रही है वो इस कंट्री के लोगों के बारे में हो रही है। इट मीन्स कि वो जो फ्लैग है उस कंट्री के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फ्लैग इस कंट्री का है और इस कंट्री के बारे में ही सारी बातें हो रही है। तो वहाँ पर हमें एक मैसेज जाता है कि ये जो फ्लैग है उस कंट्री का है और जो बातें हो रही है उस कंट्री के लोगों के बारे में हो रही है। क्लियर। तो इसी तरीके से जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जिसे हम तिरंगा बोलते हैं, वो भारत को गणतंत्र देश के रूप में प्रतिनिधित्व करता है और देश के गौरव और सम्मान का भी प्रतीक है। यानी कि गौरव और सम्मान का प्रतीक है, यानी कि हम जितने भी इंडियंस होते हैं, कहीं पर भी हमारा फ्लैग डाउन है या फिर कहीं भी एक ऐसी हालत में है, मतलब बेकार हालत में है, तो हम उसको साफ़ करते हैं और उसको स्टैंड करते हैं, उसको सीधा ऊंचाई पे हम रखते हैं, क्योंकि जो हमारा गौरव है वो हमेशा ऊंचा होता है। जो हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम लोग इंडियन हैं हम लोग, तो हम अपने गौरव को, अपने सम्मान को नीचे नहीं रखते हैं, क्योंकि जो हमारा तिरंगा है वो हम पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम रिस्पेक्ट करते हैं अपने तिरंगे की। तो नेक्स्ट जो इसके बाद कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे उस तिरंगे झंडे को किसने डिज़ाइन किया। बहुत से लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है तो आज मैं बताने वाली हूँ कि हमारे इस तिरंगे झंडे को डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। जी हाँ फ्रेंड्स, पिंगली वेंकैया ने हमारे इस तिरंगे झंडे को डिज़ाइन किया था, और डिज़ाइन करने के बाद में इसको 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा के सामने रखा था कि इसका ये डिज़ाइन है, और इसको उस दिन एक्सेप्ट किया गया था। तो इसमें जो उन्होंने पिंगली वेंकैया जी ने 3 कलर डाले थे, केसरिया, हरा और सफ़ेद। बहुत से लोग बस जस्ट कलर इसको मानते हैं कि ये सिर्फ इसमें कलर डाले गए हैं और ये इसके प्रतीक हैं, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ी एक अदर लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। तो क्या मैसेज है? जो केसरिया हमारा रंग होता है वो साहस, शक्ति और त्याग का प्रतीक होता है। कहीं पर भी अगर हमें अपनों के लिए कुर्बानी की बात आती है, अपने हक की अगर हमें बात आती है, तो हम पीछे नहीं हटते हैं। हम त्याग के लिए
आगे रहते हैं हमेशा हम त्याग करने के लिए, चाहे वो हमारी इंडियन मदर की बात हो या इंडियन जेंट्स की बात हो। आपने देखा होगा जितने भी वर्ल्ड वार हुए थे, चाहे वो भगत सिंह को लेकर के हुए, क्या उन सब लोगों की फैमिली नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए त्याग की भावना को अपने अंदर एक देशभक्ति की भावना की तरह सजा के रखा हुआ था और हंसते हंसते फांसी पे झूल गए। कितने लोगों का परिवार था ऐसा जिन माताओं ने अपने बेटों को युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया था। तो ये एक त्याग था बहुत बड़ा, और कि अपने लोगों को हमें आज़ादी दिलानी है, अपने हक के लिए हमें लड़ना है। तो यहाँ जो ये केसरिया रंग है ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे जितने भी इंडियंस लोग हैं उनके अंदर एक त्याग की जो भावना है वो कूट कूट के भरी हुई है। यहाँ हम अपने रिश्तों के लिए जान भी दे सकते हैं, हम अपने भाईचारे के लिए, अपनी दोस्ती के लिए हर कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर रिश्तों की अहमियत है, हम उस चीज़ को वैल्यू देते हैं। तो जो दूसरा है सफ़ेद रंग, वो हमारे सत्य और शांति को दर्शाता है कि जितने भी हम इंडियंस लोग हैं हमारे अंदर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी मैटर को शांति से सुलझा सकते हैं। अगर कोई वाद विवाद हुआ है, चाहे वो कंट्रीज़ के साथ में है या फिर अपने किसी स्टेट के साथ में भी आपस में हो गया है, तो हम किसी भी बात पर समझौता करते हैं, उसे बैठ करके उस पर वाद विवाद करते हैं और उसका सही डिसीजन लेते हैं। तो हम यहाँ शांति से भी अपने काम को हम करते हैं। तो ये जो सफ़ेद कलर है ये हमारी शांति को और सत्य को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से जो हमारा हरा कलर है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे यहाँ की हरियाली को। आप सभी जानते हो हरियाणा, पंजाब जैसे देखते हो कितनी सारी खेती हमारे यहाँ होती है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ों की खेती होती है, जबकि अदर कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा खेती नहीं होती है, ये आपने देखा भी होगा। तो हमारा जो देश है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लाई करने वाला है अनाज की। इतनी हरियाली जितनी इंडिया के अंदर है कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हर प्रकृति का वो मौसम, हर प्रकृति का वो एक सुहाना मंज़र आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। इतने सारे तीर्थ स्थल हैं इंडिया के अंदर, इतने सारे नदियों के सुहाने मंज़र हैं कि इतनी सुहानी हसीन वादियाँ हैं इंडिया के अंदर कि देखने वाला बंदा बस देखता ही रह जाए। तो ये जो हमारा हरा रंग है ये हमारे इंडिया की हरियाली को रिप्रेजेंट करता है। तो इतने सारे सीक्रेट्स होते हैं इन कलर के पीछे। उसी तरीके से हमारे तिरंगे के अंदर बीच में बीच पट्टी पर बना हुआ है अशोक चक्र। अब लोग बोलते हैं कि इसे अशोक जी ने अशोक चक्र लिया गया है, अशोक जी से स्तंभ से लिया गया है ये, लेकिन इसके पीछे क्या सीक्रेट है? ये चक्र हमेशा हमें ये बताता है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो रुकनी नहीं चाहिए, जो जीवन है वो गतिशील है, और अगर हम जहाँ पर भी अपनी ज़िंदगी में रुक जाते हैं समझो वहाँ पर हमारी मृत्यु है। कि तो कहते हैं ना कि कर्म करता चल, ये ज़िंदगी है जब तक कर्म करता चल। तो जब तक ज़िंदगी है हम अपना कर्म करते रहना है और यही ज़िंदगी का सही अर्थ है। और जहाँ कहते हैं जहाँ इंसान के कर्म ख़त्म हो जाते हैं, जहाँ इंसान की इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ समझो कि वो इंसान अंदर से उसकी आत्मा मर गई है और शरीर के जीने का सिर्फ कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इच्छाओं को ज़िंदा रखिए और ये जीवन है तो जीवन की तरह इसे गतिशील बना के रखिए। तो इतने सारे जो मैसेजेस होते हैं हमारे तिरंगे झंडे के हमारे लिए और अदर लोगों के लिए भी। तो इसके बाद जो फर्स्ट टाइम जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था वो 7 अगस्त को कोलकाता के पारसी बागान यानी कि जिसे हम ग्रीन पार्क बोलते हैं, सबसे पहले वहाँ पर इसे फहराया गया था। और सबसे गौरव की बात तो ये है कि जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग और जो इसको प्रदर्शन होता है कहीं पर भी चाहे, वो भारतीय झंडा संहिता 2002 द्वारा नियंत्रित होता है। यानी कि आप सभी जानते हो हमारे कानून में बहुत सारी कानून संहिता होती हैं, बहुत सारे एक्ट होते हैं, बहुत सारी धाराएं होती हैं, तो हर धारा का अलग अलग होता है। जैसे 407 की जो धारा लगाई गई थी तो उसका मतलब था कि 4 लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो हमारी 2002 भारतीय झंडा संहिता है उसके अंडर ये एक्ट आता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो प्रयोग है और उसका जो प्रदर्शन है वो कैसे कहाँ करना है, ये डिसीजन वही संहिता लेगी जो 2002 को अंडर में आती है। तो ये सारा फ्लैग का जो प्रयोग है, प्रदर्शनी है, ये मेंटेनेंस इसको करती है। इसके बाद जो भारतीय झंडा संहिता 2002 को दिसंबर में 2021 के
आदेश द्वारा संशोधित किया गया है। यानी कि जो हमारा भारतीय झंडा है और उसकी जो 2002 की जो संहिता है, इसे उसी के आदेश से संशोधित किया गया है। यानी कि जो इसमें संशोधन होते हैं वो इसी के आदेश के अनुसार ही होते हैं। अगर कुछ करना है नहीं करना है, ये फैसला उसी संहिता का होता है, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज जो इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे है, इसके बारे में। चलिए अब हम जानते हैं कि हमारा सावन का महीना आज से शुरू हुआ है, तो भगवान शिव को ये क्यों सबसे ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा आप सभी लोग इंडियन हैं और इंडियन कल्चर हमारे अंदर है, तो हम सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो वहाँ से विष निकला था। तो वो जो विष मंथन हुआ था वो सावन के महीने में हुआ था। उसका मंथन हुआ था सावन के महीने में, और जो विष निकला था वो सावन के महीने में निकला था। और भगवान शिव ने वो विष सावन के महीने में ही पिया था। यानी कि पूरी दुनिया की जो मुसीबतें थीं वो भगवान शिव ने, जो जहर था पूरी दुनिया का, वो अपने गले में उन्होंने उसका समावेश कर लिया था। दूसरी बार कि जब भगवान शिव धरती पे इस लोक पर पहली बार अपनी ससुराल गए थे, तो तब भी सावन का महीना ही था। वो सावन के महीने में ही पहली बार अपनी ससुराल गए थे। तो जब एक जमाई अपनी ससुराल जाता है तो उसका ज़ोरदार स्वागत होता है, और ऐसे में ही कहा जाता है कि भगवान शिव, इसीलिए कि भगवान शिव हर साल सावन के महीने में पृथ्वी पर आते हैं और सभी को अपना आशीष देते हैं फ्रेंड्स। और दूसरा, चलिए कि सावन के महीने में ही भगवान का रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मान्यता है, या फिर हम सभी जानते हैं, कुछ लोग जानते भी हैं कुछ नहीं जानते। जो देवशयनी एकादशी होती है, यानी कि जिस दिन देवता सोते हैं, भगवान विष्णु जी जिस दिन सोते हैं, और चतुर्दशी के दिन भगवान शिव भी सो जाते हैं। भगवान शिव जब सो जाते हैं तो उस दिन को शयनोत्सव कहा जाता है। यानी कि जिस दिन शिवजी भगवान सोते हैं उस दिन एक उत्सव होता है जिसको हम शयनोत्सव कहते हैं। उसको शयनोत्सव के रूप में हम लोग मनाते हैं। और इस दौरान जो भगवान भोलेनाथ होते हैं वो अपने रुद्रावतार में होते हैं। और रुद्रावतार तो हम सभी जानते हैं कि जब भगवान का गुस्से वाला रूप होता है उसे हम रुद्र अवतार कहते हैं। माना जाता है कि जब भगवान शिव अपने रुद्रावतार में होते हैं तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी वो रुष्ट भी हो जाते हैं। तो ऐसे में भगवान शिव का सावन के महीने में रुद्राभिषेक किया जाता है, ताकि इस पूजा से वो प्रसन्न हो जाएं और उनका गुस्सा शांत हो जाए और वो सभी को अपना आशीर्वाद दें। तो फ्रेंड्स, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट सावन के महीने और भगवान शिव के बारे में, और हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग डे के बारे में। तो भगवान, सावन का महीना चल रहा है आज से, और आज सावन का पहला सोमवार है। बहुत सारे लोगों ने फास्ट रखा है, तो भगवान शिव को मना के रखिए, क्योंकि भगवान शिव कहते हैं ना, इतने भोले हैं कि अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। और आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं भगवान भोलेनाथ सभी को पूरा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और उम्मीद करूंगी कि आप अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट जानकारी लगी आप कमेंट के थ्रू हमें बताएं, और अपने कनेक्टेड लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि कुछ जो जानने वाली इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, वो आपके कनेक्टेड लोगों को भी पता चल सकें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।